मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म से सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा आज हम लोग बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। 3 तलाक, जो ट्रिपलेट तलाक था, ये क्या था, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी, ये कौन सी ऐसी बातें थी इसमें जो समाज को गंवारा नहीं थी, और इसका जो कानूनी पेश था वो कानूनी पेश क्या थे, इसमें जजमेंट क्या आया, फिर इसमें हमारा जो पार्लियामेंट है उसने रूल रेगुलेशन क्या बनाए। इसमें पूरी बात अच्छे तरीके से करेंगे कि जो 3 तलाक होता था तो होता क्या था। तो इस सारी बातों को हम लोग चलो आज बात करते हैं अच्छे तरीके से। तो इसके पहले थोड़ा सा हम इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य पे बात करेंगे। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मतलब इस्लाम धर्म पैदा कब से हुआ, तो इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे मोहम्मद साहब, और मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी पूर्व ईसा में हुआ था, मक्का में हुआ था। और मक्का के वासियों से इनकी बातें नहीं बनती, वैचारिक मतभेद होते हैं, तो ये 622 ईस्वी में मदीना चले जाते हैं और 632 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। 570 ईस्वी से यहाँ ये अपने बातों को, चूंकि गब्रियल नाम का आदमी होता है जो इनको कहता है यू आर अ मैसेंजर ऑफ गॉड, और उसके बाद इनके अंदर दैवीय शक्ति आती है और ये अपने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार के लिए मक्का में, पहले तो मक्का में जो कबीलाई थे वो इनका व्यापक विरोध करते हैं, जिससे मदीना चले जाते हैं। मक्का से मदीना की जर्नी जो है हज कहलाती है। खैर हमें जो बात करनी है कि मोहम्मद साहब ने अपनी बातों को जो संग्रहित किया, इनके द्वारा जो एक सबसे पवित्र पुस्तक इस्लाम की कह सकते हो, वो कौन सी थी, कुरान। तो कुरान में इनकी सारी बातें संग्रहित हैं। कुरान के हिसाब से ही पूरा इस्लाम जगत जो है वो कुरान के में जो लिपिबद्ध है उसी को न्याय सम्मत मानता है और उसी के आदर्शों पे चलता है। ठीक, चूंकि ये मोहम्मद साहब द्वारा लिपिबद्ध है, मोहम्मद साहब की बातें इसमें लिपिबद्ध है। तो आज हम लोग बात करेंगे 3 तलाक पे। तो एक्चुअली तलाक होता क्या है, तो तलाक होता क्या है कि किसी जोड़े में, जब पति पत्नी में एक कोऑर्डिनेशन की कमी आ जाती है, वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो जाता है, और वैचारिक मतभेद जब एक लेवल से ऊपर चला जाता है तो इस्लाम धर्म में 3 तरीके की व्यवस्थाएं की गई कि जिससे क्या हो कि जो मतभेद है उसको पूरे तरीके से विनष्ट किया जा सके। तो जो 3 व्यवस्थाएं थी उनको जाने पहले। तलाक ए हसन। पहली व्यवस्था थी तलाक ए हसन, दूसरी व्यवस्था थी तलाक ए हसन, और तीसरी व्यवस्था थी तलाक ए बिद्दत। तलाक ए बिद्दत ही क्या है, 3 तलाक है। अब देखो, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत। तो सबसे पहले बात करते हैं तलाक ए हसन। बेटा तलाक अब इसके पहले थोड़ा सा एक चीज जान लें कि हमारा जो संविधान है, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, इस बृहद संविधान जो इट इज द बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमंग द वर्ल्ड, और इस संविधान में चूंकि हमारे देश में बहुत विविधता है और विविधताओं में एकता को पिरोहित करने के लिए इसमें बहुत सारे आर्टिकल बने और बहुत सारी चीजें अलग अलग देशों से, लगभग 60 देशों का एनालिसिस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, तब हमारा संविधान बना। तो उसमें अमेरिका से हमारे कुछ चीजें बहुत खास ली गई, जिसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार को जानना बहुत जरूरी है, तभी ये बातें क्लियर होंगी। जो मौलिक अधिकार है बेटा, वो पहले कितने थे, 7, अभी प्रेजेंट में कितने हैं, 6। तो पहला जो है वो उसको कहते हैं समानता का अधिकार। अभी इसकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस पूरे कहानी में तुम्हें 2 चीजें दिखेंगी। एक आपका सेकुलरिज्म, यानी कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता की लड़ाई होगी, धार्मिक स्वतंत्रता बनाम समानता। इस बात पे ही पूरा एक केस उठेगा जिसको बोलेंगे सायरा बानो बनाम संघ राज्य। सायरा बानो बनाम संघ राज्य जो एक केस है, इसमें जो पूरी कहानी चलेगी वो किसकी चलेगी, धार्मिक स्वतंत्रता और समानता की चलेगी। तो धार्मिक स्वतंत्रता समानता क्या है इसको हम जाने, तो हमारा जो इतना बड़ा बृहद संविधान है, इसमें मनुष्य को यहाँ पे, चूंकि पूरा संविधान किसकी बात करता है, मनुष्य के
सर्वांगीण की भी बात करता है कि वो सारी परिस्थितियां उपस्थित की जाए जिसपे मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो। तो इसीलिए अमेरिका के संविधान से हमने जो 7 फंडामेंटल राइट लिए थे, अभी क्या है 6 हैं। पहले क्या है समानता, ये क्या आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, 14 से लेकर 18 तक समानता की बात होती है। देन दूसरी स्वतंत्रता की बात होती है 19, 20, 21, 22 स्वतंत्रता की बात होती है। तीसरा शोषण की विरुद्ध बात होती है। आपकी इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी हो गई, राइट टू फ्रीडम हो गया, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन हो गया, शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध ये कौन सा है 23 और 24। इसके बाद आती है धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता बेटा कितनी होती है 25, 26, 27 और 28। इन आर्टिकल में इनकी बात की गई है। उसके बाद जो 5वां है वो क्या है तुम्हारा आपका है सांस्कृतिक एवं शिक्षा। ये आपका होता है आर्टिकल 19, 29 एंड आर्टिकल 30। मतलब 29 और 30 में ये तुम्हारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट की बात करता है। और 6वां जो है 31, जो अनुच्छेद 31 था बेटा, इसके तहत हमें किसका था राइट टू प्रॉपर्टी। हमें अपनी संपत्ति का मूल अधिकार प्राप्त था कि हम अपने संविधान, क्योंकि अब संपत्ति का मूल अधिकार होगा तो क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। सरकार अगर कोई भी चीज, मान लो कोई फैक्ट्री कहीं स्टेबल करना चाहती है तो हम कहें जमीन ही नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे तो फैक्ट्री नहीं लगेगी, फैक्ट्री नहीं लगेगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा तो देश पीछे हो जाएगा, जॉब नहीं मिलेगी। तो संपत्ति का अधिकार क्या हुआ, शुरू से ही एक क्वेश्चन मार्क रहा और इसको बाद में हटाया गया। और अब ये संपत्ति का अधिकार 300A के अकॉर्डिंग ये हमारा लीगल राइट है, माने कानूनी अधिकार है। तो वो आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार हमसे हट चुका है। अब इसके बाद आता है जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा बोला, उसको बोलते हैं संवैधानिक उपचार, आर्टिकल 32। अब ये जानना बहुत जरूरी था कि समानता की बात किसमें होगी, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 में होती है। स्वतंत्रता की 19, 20, 21, 22 में होती है। शोषण के विरुद्ध 23, 24 में होती है। और धार्मिक स्वतंत्रता 25, 26, 27, 28 में होती है। सांस्कृतिक और शिक्षा की बात किसमें होगी, आर्टिकल 29 और 30 में होगी। संवैधानिक उपचार की बात होगी 32 में। और 31 हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था जो हट गया है। ठीक, अब बात करते हैं तलाक ए आहसन। तो मैंने कहा कि ये कितने सामाजिक रूप से देखा जाए, नैतिक रूप से देखा जाए या ऐतिहासिक रूप से देखा जाए, अगर हम इसका मूल्यांकन करें कि ये कहां तक सही है और कहां तक गलत है, और इसको कानूनी तौर पे देखें कि ये बातें सही हैं कि गलत हैं, ये तलाक सही होता है कि गलत होता है, तो हमको इस्लाम के उन धार्मिक ग्रंथों का क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा। तो जो हमें 4 ग्रंथों से हमको मिलती है, कुरान, इज्म, हदीस और कयास। कुरान, इज्म, हदीस और कयास, ये 4 ग्रंथ हैं जिससे हमको इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की जानकारी मिलती है कि ये तलाक है कहां, इसकी उत्पत्ति क्या हुई और ये तलाक कहां से उत्पत्ति हुआ। ऐसा तो नहीं कि बाद में इसको कहीं मेंशन कर दिया गया हो। तो चूंकि कुरान मेन है और ये इज्म, हदीस और कयास इसकी पूरक बुक है, ये इनकी पूरक बुक है। जो बातें कुरान में अगर वर्णित नहीं है तो इज्म, हदीस और कयास में अगर वर्णित भी है तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि जो सबसे हॉलीएस्ट बुक मानी जाती है, जिसमें मोहम्मद पैगंबर जी की बातें जो है लिपिबद्ध हैं, वो कौन है, कुरान है। अब चूंकि इस्लाम के जो कानूनी बुक है उसको बोलते हैं शरीयत। इस्लाम की कानूनी बुक कौन है, शरीयत। कई सारे देशों में जहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां पूरा इस्लामिक बुक से ही वहां का पूरा रूल रेगुलेशन चलता है। जैसे अब औरंगजेब था, औरंगजेब भारत में पूरा जो कानून व्यवस्था बनाता था, जिस प्रकार से शासन प्रशासन करता था, वो किसके व्यवस्था के अनुसार करता था, शरीयत कानून के हिसाब से करता था। चूंकि शरीयत कानून भारत में नहीं चलता, भारत संविधान से चलता है, लेकिन शरीयत
धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये इनका जो इंटरनल मैटर है, वहां ये शरीयत के अनुसार अपने कानून को मान्य कर सकते थे। लेकिन कैसा हो, अभी दिक्कत ये होगी, मैंने कहा पहला तलाक होता है तलाक ए आहसन। इसमें अब पहले बात ये कर लें कि तलाक सही है कि नहीं है। कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें तलाक को जायज ठहराया जा सकता है। मान लो कि कोई सीधी साधी पत्नी है और उसका निकाह एक ऐसे व्यक्ति से हो जाता है जो दिन भर जुआ खेलता है, दारू पीता है, कोई निर्वहन नहीं करता है और आके फिर उसके बाद WWE की फाइटिंग स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से क्या है, एक प्रकार से मानसिक, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से अगर शोषण कर रहा है, तो इस रिश्ते को कंटिन्यू करना क्या है, सही है? नहीं है। क्यों नहीं सही है भाई? नहीं सही है। आर्टिकल 21 कहता है, जो हमारे स्वतंत्रता का अधिकार है, ये आर्टिकल 21 कहता है कि गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। अगर आप गरिमामयी जीवन ही नहीं जी पा रहे हैं तो ये बात सही है? नहीं सही है। तो ऐसी परिस्थितियां जहां वैचारिक मतभेद बहुत ज्यादा हों और किसी ऐसे लोगों के सहपाठी के साथ जीवन निर्वाहन करना हो, तो क्या होना चाहिए, इसका छुटकारा होने का एक विकल्प जरूर होना चाहिए। तो इस बात पे हम कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां हम तलाक को जायज ठहरा सकते हैं, लेकिन किस किस तलाक को जायज ठहराएंगे इसकी बात अभी हमें करनी है। या अभी मान लो कि कोई भौतिकवादी लड़की पाश्चात्य सभ्यता से वशीभूत और किसी जो है सनातनी धर्म को मानने वाले किसी युवक से उसकी शादी हो जाती है, तो अब क्या होगा, वैचारिक मतभेद बहुत उत्पन्न होंगे। बहुत वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने के तत्पश्चात क्या होगा, विरोधाभास बहुत ज्यादा होगा और इस विरोधाभास में दिक्कत आएगी और दिक्कत आने का एक सॉल्यूशन होना चाहिए, क्योंकि स्थितियां वैसे ही बन जाएंगी जैसे किसी बंद कमरे में किसी यहूदी को हिटलर मिल जाए। ठीक, तो अब इस स्थितियों से निपटने के लिए इस्लाम कानून में व्यवस्थाएं की गई, जो 3 व्यवस्थाएं मैंने बताया, तलाक ए आहसन, तलाक ए हसन और तलाक ए बिद्दत। पहले की बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी, अच्छा एक चीज और जान लें कि जब निकाह होता है, निकाह के समय लड़का और लड़की की इस्लाम में स्वीकृति जानी जाती है। मतलब लड़के से पूछा जाता है कि बताओ कबूल है, और लड़का लड़की को अलग अलग कमरे में, कोई प्रेशर नहीं, लड़की से स्वैच्छिक रूप से कहा जाता है बताओ कि तुमको ये निकाह कबूल है, तो कहती है कबूल है। पूछ लेते हैं 3 बार कबूल है, कबूल है, कबूल है, वो कहती है हाँ कबूल है। फिर लड़के से भी पूछ लेते हैं बताओ मतलब ये सारी चीजें सिस्टम यही है, ये तुम्हारी पत्नी है, तुम्हें कबूल है, कबूल है, कबूल है। अगर वो भी कहती है हाँ कबूल है, किसी प्रकार के बिना दबाव के कबूल है, तो उस निकाह को मान लिया जाता है। और उस निकाह में एक व्यवस्था रखी जाती है मुहर दीन। मुहर दीन ये वो व्यवस्था है कि अगर आगे चलकर इन लोगों का आपसी तालमेल नहीं बन पाता है और इस रिश्तों में विच्छेद आता है, तो लड़के के पक्ष को, लड़की को वो मोहर दीन की जो राशि लिखाई जाती है, 1 लाख, 2 लाख, 50,000, 10,000, 5,000, जो जितना लिख दे, वो राशि उसको देनी होती है। ये व्यवस्थाएं बनाई गई थी पहले कि वो मोहरदीन राशि, लेकिन अगर लड़की लड़के को तलाक देती है तो मोहरदीन की राशि लड़का लड़की को नहीं लौटाएगा। दूसरी बात कि जो मोहरदीन है, जब लोग रिश्ते अच्छे से तरीके से चलने लगते हैं, बुढ़ापा आ जाती है, तो ज्यादातर लोग मोहरदीन की राशि अपनी पत्नी को वैसे भी लौटा देते हैं कि लो ये आपका मोहरदीन पैसा है जो तुम्हारा कर्जदार ना रहूं। तो तलाक ए आहसन में क्या होता है, जब कहीं वैचारिक मतभेद उत्पन्न होते हैं तो लड़का लड़की को तलाक देता है और 90 दिन का टाइम पीरियड होता है, और ये तलाक कभी भी गुस्सा में नहीं, इधर देखते हैं, लिखते हैं, तो ये तलाक होते समय 2 गवाह होने चाहिए। पहली बात, जिनके सामने तलाक होना चाहिए कि आपकी जो यथास्थित है, जो मानवीय, जो मानसिक स्थिति है, वो पूरे तरीके से सही है। ऐसा तो नहीं आप नशे में तलाक दे दिया, ऐसा तो नहीं आप क्रोध में तलाक दे दिया, और 90 दिन का टाइम पीरियड होता है, इसके अंदर आप अपने तलाक को क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। इतना सोचने का 3 महीने का मौका पर्याप्त मिलता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ हमें
बीच की बातों को हटा के लाइफ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए तो कंटिन्यू कर सकते हैं, और ये व्यवस्था कहलाती तलाक ए हसन। और चूंकि इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी मिलता है और ये इस्लामिक बुक में वर्णित भी है, तो इसको लेकर न कोर्ट में कोई नाराजगी थी, न किसी को कोई नाराजगी थी, ये अभी भी एज इट इज बरकरार है। दूसरा होता है तलाक ए हसन। इसमें क्या होता है, व्यवस्थाएं वही हैं, पर इसमें एक महीने में 3 बार तलाक देना होता है। एक बार बोला तलाक हो गई बात, 1 महीने का समय होता है कि आप अपने रिश्ते को फिर से लाने के लिए अगर चाहें तो फिर से रिश्ते को ला सकते हैं। अगर वैचारिक मतभेद बरकरार ही हैं, किसी तरीके से नहीं आते, तो दूसरे मंथ में फिर से तलाक, और दूसरे महीने से फिर आपको एक बार अवसर मिलता है कि अगर आप अपने रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा तीसरी बार तलाक देने के बाद ये रिश्ता विच्छेद हो जाता है और टूट जाता है, और ये तलाक कहलाता है तलाक ए हसन। और ये दोनों तलाक की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमको कुरान में मिलती है, और इसलिए कोर्ट भी इन दोनों तलाकों से सहमत है, क्योंकि आर्टिकल 25 और 26 हमको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि कोई भी कोर्ट, चाहे जुडिशरी हो या कानून हो या सरकार हो, किसी के आंतरिक धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो उनका जो धार्मिक मामला है वो अपने हिसाब से जैसे चले आ रहे हैं उस तरीके से फॉलो होगा। लेकिन अब तलाकी बिद्दत जो बवाल में आया, पहली बात, इसमें इंस्टेंट तलाक होता है, तलाक तलाक तलाक, तुरंत 3 बार तलाक बोल दिया, रास्ता खत्म, कोई इसमें मोहर देन की रासवास नहीं देनी, सब कुछ बोल दिया, तलाक खत्म। फोन से बात हो रही है, गुस्सा हुआ, बस जैसे थोड़ा सा गुस्सा आया, जैसे मान लो कि पति बहुत लेट में आया, लेट नाइट आया, पूरा दारू वारू पी के आया, और पत्नी कह रही मतलब इतना समय कहाँ थे, उसको भी बोलने का अधिकार था, क्योंकि वो अर्धांगिनी थी तो उसका थोड़ा राइट था, उसने कहा कहाँ थे, वो भी क्रोध में, तो उसने कहा तलाक। अब वो तुरंत भावुक होकर और तुरंत पैर पे पड़ती है, तब उसने दूसरी बोला तलाक। अब वो जब से अस्र की माला निकालती है तब तक तीसरा तलाक बोल दिया। अब चूंकि 3 तलाक बोल देने के बाद विधि का विधान ये कहता है रिश्ता क्या हो गया, विच्छेद हो गया। तो जितने उलेमा और मौलवी होते हैं वो कहते हैं भैया रिश्ता क्या हो गया, विच्छेद हो गया, अब तो रिश्ता कट गया। तो ये 3 तलाक मैसेज से होने लगे, फोन पे होने लगे, चैट पे होने लगे, मतलब तलाक की भरमार आ गई, इतनी ज्यादा तलाक, इतने तलाक, और इसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग होने लगा और पानी सर से ऊपर चला गया। तब ये स्थितियां आई कि अब इसमें कोई कदम लिया जाए, और उस स्थितियों को निपटने के लिए जो सबसे अग्रदूत बना, जिसको कहते हैं जिसने बहुत सारी महिलाओं के जीवन को संवारने का काम किया, वो कौन थी, सायरा बानो। इन्होंने केस फाइल किया और 3 तलाक के खिलाफ केस फाइल करती हैं, और केस जब फाइल होता है तो इस पे सुनवाई चालू होती है। जब इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को देखा जाता है तो पता चलता है 3 तलाक है ही नहीं, किसी बुक में वर्णित, कुरान में तो वर्णित ही नहीं है, ये बाद में लाया गया। तो अब 5 जजों की पैनल बैठती है, 5 जजों की पैनल बैठती है, जिसमें 2 जज कहते हैं भाई 3 तलाक गलत है, 2 जज कहते हैं 3 तलाक गलत है, इसको हटा देना चाहिए। 2 जज कहते नहीं 3 तलाक उनका धार्मिक मामला है, क्योंकि आर्टिकल 23-24 हमें उनके आंतरिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, तो इनका सही है। लेकिन तीसरा जज का निर्णायक हो जाता है, वो कहता है 3 तलाक तो पूरे तरीके से गलत है, इसका कोई ऐतिहासिक वैल्यू ही नहीं है, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, इनका कैसे धार्मिक मामला हो गया। धार्मिक मामला तो धार्मिक बुकों में लिपिबद्ध होना चाहिए, ये बाद में लाया गया और ये सामाजिक कुरीतियां पैदा कर रहा है। और ये राइट टू इक्वलिटी, आपका अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, इसका हनन कर रहा है। अनुच्छेद 15 लिंग, धर्म, जात के आधार पर असमानता निषेध है। तो लिंग यानी महिला होने के साथ उसके साथ एक असमानता का भाव होना भी क्या है, धार्मिक के मूल अधिकार को क्या कर रहा था, टकराव हो रहा था। मैंने कहा यहां 2 चीजों का टकराव हो रहा है, एक धार्मिक स्वतंत्रता और एक समानता का टकराव हो रहा है, और जज किस पे निर्णय देंगे। बड़ा पेचीदा मामला था, चूंकि बड़ा ऐसे कई बार ऐसे केसेस हुए, बड़ी लंबी लंबी बेंच बैठी जजों की। एक गोलखनाथ मामला था, केशवानंद भारती था, उसमें पूरी पूरी बेंच ही बैठ गई थी। तो कई बार ऐसे जब कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ जाते हैं जिसमें जज लोगों को भी एक बार विचार करने पड़ते हैं कि जजमेंट क्या देना है, तो ऐसे ही ये भी एक बहुत तगड़ा मामला था। तो इस तरीके से
कोर्ट ने इस 3 तलाक को, इंस्टेंट 3 तलाक को कैंसिल कर दिया, कहा 3 तलाक न्याय सम्मत नहीं है और इसको नहीं माना जाएगा। ठीक, तो ये बात हो गई 3 तलाक की, इसको खत्म कर दिया गया। खत्म कैसे किया, किस आधार पे किया? तो 3 तलाक का आधार क्या था? तो 3 तलाक का जो आधार था बेटा, तो चूंकि 1937 में मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट 1937 में जब ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट थी, तो 1937 में मुस्लिम पर्सनल एप्लीकेशन एक्ट द्वारा 3 तलाक को मान्यता दी गई थी। मतलब इसको सरकार ने सहज स्वीकार कर लिया था कि हाँ ये आपका धार्मिक मैटर है और इसमें आपको ये मान्यता दी जाती है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड जो था वो कहता था ये हमारा आंतरिक मामला है और इसमें किसी भी जुडिशरी को रिव्यू करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आर्टिकल अब इसने दिया कैसे निर्णय, चूंकि जो कोर्ट का निर्णय होता है ये कोई मौखिक तौर पे तो होता नहीं, सब विधि के विधान से आता है, संवैधानिक तौर पे आता है। तो आर्टिकल 13 ये व्यवस्था कर रखा है कि भारत के संविधान से पहले कोई भी ऐसा कानून जो संविधान की मूल भावना को प्रभावित करता हो, उसकी जितना पार्ट उसकी मूल भावना को प्रभावित करेगा वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। समझ में आई कि अगर संविधान निर्माण के पहले कोई भी चीज ऐसी जो चली आ रही है, या संविधान निर्माण के पहले कोई ऐसे कानून जो ऑलरेडी बने हुए हैं, अगर वो संविधान की मूल भावना को, मूल आत्मा को प्रभावित करते हैं, तो उसका उतना पार्ट जो मूल भावना को प्रभावित करता है वो स्वतः क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आर्टिकल 13 के अनुसार चूंकि समानता का राइट क्या हो रहा था, प्रभावित हो रहा था, तो इस आधार पर आर्टिकल 13 के आधार पे उन्होंने सुनाया कि 3 तलाक न्याय सम्मत नहीं है और उसको इंस्टेंट 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। और न्यायालय ने जो सरकार है उसको कहा कि अब आप पार्लियामेंट से इस पे कानून बनवाएं, और बाद में बीजेपी गवर्नमेंट में इस पे कानून बना के लाया गया और 3 तलाक को खत्म कर दिया गया। अब बात आती है कितना सही कितना गलत। 3 तलाक को ज्यादा बुद्धिजीवी लोगों ने भी यही माना कि ये गलत था। ये पूरी तरीके से देखा जाए तो एक मुस्लिम समुदाय के ही लोगों के एक पक्ष का पूरा शोषणकारी व्यवस्था थी। चूंकि ये दूसरे धर्म की बात नहीं थी, एक समुदाय के एक पक्ष का पुरुष वर्ग का महिला वर्ग के साथ शोषण की व्यवस्था थी, तो उन्होंने माना ये बातें गलत थी, ये समाज में कुरीतियां पैदा कर रही थी। और ये व्यवस्था बहुत ज्यादा अगर कुरीतियां पैदा करती तो कोई भी चीज, अरस्तु ने कहा है जब पानी सर से ऊपर हो जाता है तो क्रांति हो जाती है। तो क्रांति होने के पहले ही बहुत इसकी स्थितियां बद से बदतर ना हो, उसके पहले व्यवस्था ला दी गई। तो बहुत लोगों, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कहा 3 तलाक हमारा आंतरिक मामला है, ये सब गलत है, ये है। तो उनको खैर पूरी चीजें पता नहीं थी। तलाक जो आपका मैंने बताया, तलाक ए हसन, तलाक ए हसन, ये दोनों एज इट इज विद्यमान है, और तलाक ए बिद्दत जो इंस्टेंट 3 तलाक थे, ये व्यवस्थाएं खत्म कर दी गई। ठीक, अब इसके परिणाम क्या निकलेंगे, इसके परिणाम क्या निकलेंगे? तो बेटा सबसे पहली चीज, इसका जो परिणाम है बहुत दूरगामी होगा। पहला, महिलाओं की वर्चस्वता में एक बहुत ही सहभागी बनेगा। समानता, डिस्क्रिमिनेशन जो है, चूंकि मैंने कहा भारत में क्या है, अभी फादर डोमिनेंसी है। मतलब अगर किसी भी बच्चे से पूछो कि तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो कहेगा मैं फलाने का लड़का हूं। पूछो तुम किसके लड़के हो, कहेगा मैं फलाने का लड़का हूं। अगर पापा नहीं है तो कहेगा मैं स्वर्गीय फलाने का लड़का हूं, पर मम्मी का नाम नहीं लेगा। मदर डोमिनेटिंग सिस्टम नहीं है, मम्मी का नाम नहीं लेगा। लेकिन ये व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं से समानता लाने का एक अच्छा प्रयत्न है, पहली चीज। दूसरी चीज, समान सिविल कोड, मतलब सभी धर्मों का एक तरीके से न्याय सम्मत तरीके से कानून बनाया जाए, उस दिशा में एक अग्रिम कदम माना सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही, अब यहां से एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे कि एक व्यवस्था थी हलाला। हलाला क्या होता था?
हलाला व्यवस्था वो थी, मैंने कहा इंस्टेंट 3 तलाक पता चला, गुस्से में आके 3 तलाक 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 बोल दिया, बाद में गुस्सा उतरा, कहा उसी तो यार मुझे तो गलती हो गई, अब मैं क्या करूं। लेकिन धर्म गुरुओं और उलेमाओं के हिसाब से अब ये न्याय सम्मत नहीं है कि आप किसी पत्नी को अगर तलाक दे दिए तो अब उसका फिर से निकाह होना, जब तक निकाह नहीं होगा तब तक उसको न्याय सम्मत नहीं माना जाएगा, और निकाह हो नहीं सकता क्योंकि आपने उसे तलाक दे दिया है। तो तलाक निकाह कब हो सकता है? निकाह किसी तलाक शुदा स्त्री का हो सकता है, लेकिन आपने तलाक दिया तो नहीं हो सकता। यानी कि पहले वो किसी एक दूसरे व्यक्ति से शादी करे तो अब वो उसकी पत्नी हो गई, और उसकी पत्नी होने के बाद वो व्यक्ति उसको तलाक दे दे तो आप अब वो चूंकि क्या हो गई, उसकी तलाकशुदा हो गई, तो आप उससे शादी कर सकते हैं। मतलब वो व्यवस्था जिसमें अगर तलाक दे दिया जाता था तो एक पुरुष की गलती को खामियाजा महिला को भुगतना पड़ता था, और उसकी दूसरे व्यक्ति से शादी कराई जाती थी, और फिर वो व्यक्ति उसको तलाक देता था, और वो तलाक देता था तब उसको फिर ये जो है जिस व्यक्ति ने तलाक दिया उसको फिर निकाह कबूल कराया जाता था। अब हलाला व्यवस्था 2 तरीके की हो गई। एक इसका देखा जाए तो ग्राउंड रिपोर्ट धरातल पर, और एक इसका धरातल पर नहीं, इसका हम कह सकते हैं कि वर्णित शब्द। तो धरातलीय व्यवस्था पे देखा जाए तो ऐसा ज्यादातर होता था कि अगर तलाक हुआ तो किसी ऐसे आदमी से कहते थे तुम जल्दी से 3 बार निकाह करा देते थे, और उसको कहते थे भाई तुम भी खर्चा पानी ले लो, थोड़ा बहुत रुपया ले लो, 2-5 हजार रुपया ले लिया, उसने तो तलाक दे दिया और उसने फिर दूसरा शादी कर ली। ये व्यवस्था हो गई। दूसरी व्यवस्था क्या थी कि भाई कुछ लोग दूसरे से शादी किए, फिर उसके बाद पता चला मुकर गए, कहे हमने तो निकाह कर लिया, हम निकाह कर लिए तो कर लिया, अब हम निकाह हम तलाक ही नहीं देंगे, तो वहां कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती थी, पंचायत करनी पड़ती थी। लेकिन ज्यादातर व्यवस्थाएं ऐसी होती थी जो मैंने बताया कि किसी ऐसे व्यक्ति से निकाह कराया जाता था, फिर तलाक दिलाया जाता था, फिर निकाह किया जाता था। लेकिन आज के इस परिवेश में महिलाओं के साथ ये व्यवस्था जोड़ना क्या न्याय सम्मत है? तो नहीं है। इसका एक शब्द में अगर पूछा जाए कि ये हलाला व्यवस्था क्या न्याय सम्मत है? कुछ भी हो, ग्राउंड रिपोर्ट सात्विक हो या अच्छी हो, बुरी हो, जो भी हो, लेकिन न्याय सम्मत नहीं है। हलाला व्यवस्था ही चूंकि स्त्री को बहुत गौरवान्वित स्थान दिया गया है भारतवर्ष में, तो उसके साथ हलाला व्यवस्था को पूरी तरीके से निषेध माना जाता है। खैर अब हलाला व्यवस्था भी उस व्यवस्था से कट गया, क्योंकि हलाला पे कोई जजमेंट अभी नहीं आया। जो कोर्ट का जजमेंट है वो सिर्फ किस पे है? तलाक बिद्दत पे है। और ये हलाला व्यवस्था क्या होती है वो मैंने आपको बता दी, और इसके सारे परिणाम बता दिए। तो ये पूरी बात आप लोग समझ गए। हम लोग जल्द मिलते हैं, नई क्लास में मिलते हैं। ऊर्जा के साथ बने रहें, पढ़ते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत।